जिंदगी में हम लोग कभी कभार किसी इंसान की अहमियत को तब तक नहीं जान पाते जब तक हम उस इंसान को गवा नहीं देते। ऐसा ही कुछ हमारे हीरो तायो की जिंदगी में होता है। उसके पास मित्सुमी बैठी हुई होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसे लगता है कि वो मित्सुमी को भी गवा देगा, लेकिन वो उसका हाथ थामती है और वो उसे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। अब इस सब के बाद तायो स्कूल के अंदर बैठा हुआ होता है और वो तब भी बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसके दोस्त उसके पास आते हैं और वो उसे चीयर अप करने की कोशिश करते हैं। वो लोग उससे लंच का भी पूछते हैं, लेकिन तायो उनसे सही से बात नहीं करता और वो लोग उसकी कंडीशन को समझते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन मित्सुमी स्कूल में भी उसके साथ होती है, तो वो उसके पास आती है और उसे कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तायो उससे पूछता है कि क्या वो उसकी माँ है जो वो उसे सबक पढ़ा रही है। अब वो उसके सामने बैठ जाती है तो वो उसे कहता है कि तुमने भी तो एक लड़के का दिल तोड़ा था, तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो उससे पूछती है कि तुम मेरे कौन सा बाप लगे हो जो तुम मुझे ये बात बता रहे हो। अब वो अपना टिफिन खोल लेती है क्योंकि मूड बहुत ज्यादा अजीब हो चुका होता है। तो वो उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है कि अचानक से वहाँ पे क्योइचिरो आ जाता है जो कि वाइस प्रिंसिपल होता है। वो तायो का निवाला खा जाता है और मित्सुमी उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो उसे बताता है कि उसने अपने काम फटाफट खत्म कर लिए थे क्योंकि उसे उसके हाथ का बना हुआ खाना खाना था। और वो तायो से कहता है कि स्कूल के बाद तो मेरे ऑफिस में आना, मुझे तुमसे बात करनी है। तायो थोड़ा सा अजीब हो जाता है, लेकिन अब स्कूल के बाद उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो उसके ऑफिस में चला जाता है और उसके सामने टी रखी हुई होती है और क्योइचिरो उसके बहुत पास होकर बैठा होता है। क्योइचिरो से कहता है कि मुझे तुमसे एक मशवरा चाहिए और वो उसे मित्सुमी की तस्वीरें दिखाना शुरू कर देता है। उसके फोन के अंदर मित्सुमी की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। तायो को समझ नहीं आती कि आखिर इन तस्वीरों का इसके फोन के अंदर काम क्या है। क्योइचिरो तायो को बताता है कि वो मित्सुमी को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपना चाकू निकालता है और वो उसे डराने की कोशिश करता है कि अचानक से वहाँ पे एक लड़की अपीयर हो जाती है जिसका नाम फ्यूताबा होता है। वहाँ पे एक अजीब सी रोशनी होती है और वो हमारे हीरो को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अब जब तायो की आंख खुलती है तो उसके सामने मित्सुमी होती है और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तायो उनको देख घबरा जाता है और वो भाग जाता है वहाँ से, लेकिन मित्सुमी से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मेरे बहन भाई हैं। अब मित्सुमी से सबका इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देती है। सबसे पहले फ्यूताबा, शिंजो, श्यू, कैंगो, ननाओ और गोलियत जो कि उनका गार्ड होता है। मित्सुमी से बताती है कि वो लोग एक स्पाई फैमिली है। जब तायो की बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे बिल्कुल मजाक कर रही हो, ये मेरे साथ प्रैंक हो रहा है। कि अचानक से वो शिंजो की बंदूक उठा लेता है और जब वो उसे चलाता है तो वाकई में वो असल गन होती है और वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। शियू से अपना स्पाई होने के बारे में बताना शुरू कर देती है और फ्यूताबा भी ऐसा ही कर रही होती है कि अचानक से कैंगो से मैगजीन दिखाता है जिसके अंदर क्योइचिरो की तस्वीर होती है और वो कहता है कि हमारा भाई तो बहुत जबरदस्त है और वो हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ करता है। फ्यूताबा उससे बात कर रही होती है कि अचानक से तायो से पूछता है कि आखिर वो मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। फिर फ्यूताबा उससे बताती है कि सालों पहले जब एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर जिमी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसे व्हाइट हेयर्स आए थे। क्योइचिरो खुद को इस सब का जिम्मेदार समझता है, इसीलिए वो उस दिन से लेके आज तक मित्सुमी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और वो उसके लिए एक मॉन्स्टर प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। वो मित्सुमी को किसी भी लड़के के करीब नहीं जाने देता क्योंकि मित्सुमी की जान को खतरा है कि अचानक से उन लोगों को आराम आता है कि क्योइचिरो पहुंच गया है। तो फ्यूताबा उनसे पूछती है कि क्या उन लोगों ने अपने अपने सारे ट्रैप सही जगह पे लगा दिए हैं। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, उन लोगों ने अपने पूरे घर को ट्रैप्स के साथ भरा हुआ होता ताकि क्योइचिरो आसानी से उन तक ना पहुंच सके। कि वो लोग डिस्कस कर रहे होते कि उन लोगों का क्योइचिरो के खिलाफ जीतने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन तायो बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो उनसे कहता है कि इस चीज का कोई परमानेंट हल तो होगा। तो फ्यूताबा उससे कहती है कि हाँ, अगर तुम दोनों शादी कर लो तो शायद वो तुम्हारी जान छोड़ दे। वो उसे बताती है कि हमारे पास जो रिंग्स हैं वो डबल रिंग्स हैं और इसका दूसरा हिस्सा हमारे पार्टनर्स को मिलता है और जब कोई पार्टनर इस फैमिली का हिस्सा बन जाता है तो ये इस फैमिली का रूल है कि हम लोग उसे मारते नहीं हैं। तायो खामोशी से ये बात सुन रहा होता है कि मित्सुमी अचानक से इस बात से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तायो अपनी जिंदगी में किस चीजों से गुजरा है और मैं उसे कभी भी फोर्स नहीं कर सकती मुझसे शादी करने के लिए। फ्यूताबा तायो से माफी मांगती है और वो सब लोग अब लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं कि अचानक से क्योइचिरो उनके दरमियान में आके बैठ जाता है और वो शिंजो की तारीफ करता है कि उसने इस बार जबरदस्त ट्रैप्स लगाए थे उसके लिए। कि फ्यूताबा क्योइचिरो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योइचिरो अपनी बात के ऊपर अड़ा हुआ होता है और वो तायो को किसी भी कीमत में मारना चाह रहा होता है। तो फ्यूताबा उसके ऊपर वक्त जाया किए बगैर उसके साथ फाइट स्टार्ट कर देती है। अब सब लोग भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, लेकिन फ्यूताबा इतनी भी पावरफुल नहीं होती कि वो क्योइचिरो को हरा सके। अब बाकी सबकी बारी होती है। कैंगो मित्सुमी और तायो को लेकर साइड पे चला जाता है और बाकी सब लोग क्योइचिरो के साथ फाइट कर रहे होते हैं। कैंगो तायो की जैकेट ले लेता है और उसकी बॉडी के ऊपर भी कुछ चेक कर रहा होता है कि मित्सुमी से कहते हैं कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग फैमिली मेंबर्स को कुछ नहीं कर सकते और वो तायो को छुपा देती है। जब क्योइचिरो वहाँ पे आता है तो वहाँ पे मित्सुमी और तायो होते हैं। मित्सुमी क्योइचिरो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योइचिरो उसका पर्दाफाश कर देता है क्योंकि वो कैंगो होता है। अब वो मित्सुमी से कहता है कि तुम मेरी तरफ आओ, तो मित्सुमी भी तायो का चेहरा अपने ऊपर से हटा देती है और वो उसे कहती है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्योइचिरो से कहता है कि मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तायो को वाकई में छोड़ दूं। मित्सुमी उसकी तरफ बढ़ जाती है और वो उसे बताता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ घर पे रहना होगा, ना वो स्कूल जा पाएगी और ना ही वो फोन वगैरह यूज कर पाएगी। उसकी जिंदगी बिल्कुल किसी कैदी की तरह होकर रह जाएगी। और तायो ये बातें सुन रहा होता है, तायो से सब बर्दाश्त नहीं होता और वो बाहर निकल आता है और वो मित्सुमी से कहता है कि उसे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि फ्यूताबा ने जो उसे हल बताया था वो करने के लिए तैयार है, यानी वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। मित्सुमी अपनी अंगूठी उतार कर उसकी तरफ फेंकती है। तायो उसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन क्योइचिरो अचानक से उसे रोक देता है। लेकिन तायो श्योर होता है अपने फैसले को लेकर, इसीलिए वो उसकी जंजीरों को तोड़ते हुए उस अंगूठी को पकड़ लेता है और बाकी सब भी आ जाते हैं। वो उस रिंग को पहन लेता है और फ्यूताबा क्योइचिरो के पास आके उसे कहती है कि अब तो हमें इसे अपने फैमिली का मेंबर मानना ही होगा। रात में तायो लेटा हुआ अपनी
अपनी अंगूठी को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मित्सुमी ने उसे किस तरह से गुड बाय कहा था और किचिरो की हालत कितनी ज्यादा खराब थी। इन सब बातों को सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और सुबह अलार्म की वजह से जब वो उठता है तो वो देखता है कि किचिरो उसके पास होता है और उसके हाथ में चाकू होता है। वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो तायो से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्या कर रहा है। तो किचिरो से बताता है कि आज से उसकी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है क्योंकि उससे मित्सुमी की जान बचानी होगी हर हाल में। मित्सुमी भी किचन में काम कर रही होती है कि अचानक से इन सब आवाजों को सुनने की वजह से वो ऊपर कमरे में आती है और वो अपने होने वाले हस्बैंड की हालत को देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो किचिरो के ऊपर चिल्लाती है तो किचिरो से कहता है कि मैं तो बस इसे सिखा रहा था कि इसे स्ट्रॉन्ग कैसे होना है, लेकिन वो कहता है कि अब हमारे पास इन सब बातों का वक्त नहीं है और वो उन दोनों को लेकर बाहर निकलता है और घर के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। तायो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो पूछता है कि ये क्या था तो किचिरो से बताता है कि मित्सुमी के ऊपर अटैक था। वो उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। मित्सुमी तायो को हाथ करती है और अब वो लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। किचिरो तायो को बताता है कि जो अटैकर है उसने सोशल मीडिया के ऊपर पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो एक बॉम्ब प्लान करने वाला है और वो उसे मजीद ये बताता है कि वो मित्सुमी के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। योजाकियोरा फैमिली एक स्पेशल फैमिली है जिसके अंदर तमाम ह्यूमन बीइंग्स के पास एक स्पेशल मैजिकल पावर होती है, लेकिन उन्हीं के एक वारिस के पास हर नस्ल के अंदर कोई स्पेशल पावर नहीं होती और वही इंसान फैमिली का हेड होता है। और मित्सुमी और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जिसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है और वो घर की हेड है। लेकिन मित्सुमी अचानक से कहती है कि हम लोगों के दरमियान में क्या फैसला हुआ था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बहन भाइयों की तरह रहेंगे। और किचिरो को मित्सुमी की ये बातें बहुत पसंद आती हैं और वो कहता है कि तुम जैसी लड़की हमें कहाँ मिलेगी। तो मजीद ये कहता है कि क्योंकि मित्सुमी इस घर की हेड है इसीलिए सब लोग इसे खत्म करना चाहते हैं और इसकी जान बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन हम लोग इसे कभी भी कुछ भी नहीं होने देंगे। कि अचानक से उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है। ताया बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं क्योंकि गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है। मित्सुमी में बिल्कुल चिल चल रही होती है। अटैक ज्यादा हो रहे होते हैं और गाड़ी की स्पीड भी बढ़ रही होती है। कि मित्सुमी से कहते हैं कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गोलियत गाड़ी बहुत जबरदस्त चलाता है और तायो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। किचिरो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है इसीलिए उसे खुद बाहर जाना पड़ता है और वो अब उन अटैकर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और किचिरो वाकई में एक प्रो मास्टर होता है और वो उन्हें एक ही झटके के अंदर खत्म कर देता है। अब वो गाड़ी के अंदर वापस आ जाता है और वो तायो को कहता है कि उसे आज एक काम है इसलिए उसे जाना होगा, लेकिन इस सब के दौरान उसे मित्सुमी की जान बचानी होगी और वो उसे एक बंदूक भी देता है। तायो ये देख के घबरा जाता है। अब वो लोग जब स्कूल आते हैं तो तायो वहाँ पे बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। वो हर चीज को चेक कर रहा था मित्सुमी की सिक्योरिटी के लिए। कि तायो को दोस्त उसके पास आता है वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन तायो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो सोचता है कि जब किचिरो ने उसे वो बंदूक दी थी तो मित्सुमी से कहती है कि एक बंदूक से क्या होगा। तो किचिरो से बताता है कि जो अटैकर है वो एक सोशल मीडिया यूजर है और वो इतना क्रेजी है सोशल मीडिया यूज करने के लिए कि वो अपने हर अटैक को सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर देता है। और जो अटैक उसने अब तक किए हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल से अटैक थे। अब वो अपना फाइनल अटैक करने वाला है उनके ऊपर। तायो के पास उनके हैरान हो जाता है और वो उसे कहता है कि अगर मित्सुमी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब तायो मित्सुमी के ऊपर हर जगह नजर रखे हुए था ताकि उसे हर चीज से बचा सके। अचानक से वो एक अजीब सा साया देखता है। जब वो उसके पास जाता है तो वो नर्स के ऑफिस के बाहर नर्स होती है तो तायो वहाँ से वापस चला जाता है। अब क्लास के अंदर मित्सुमी अपनी दोस्तों के साथ बैठी हुई होती है और उसके दोस्तों से बता रही होती है कि लड़कियां बात कर रही थी कि आज उन लोगों ने स्कूल के अंदर एक यूएफओ देखा और अजीब अजीब सी चीजें देखी। मित्सुमी की बातें सुन के हंस रही होती है और तायो उनकी तरफ देख रहा होता है और वो सोचता है कि मित्सुमी हर वक्त किसी न किसी लड़की के साथ होती है ताकि वो खुद को अकेला ना करे, क्योंकि जैसे वो खुद को अकेला करेगी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो बैठा हुआ था कि उसके पास उसके दोस्त आते हैं और वो उसे चॉकलेट देते हैं। वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसके दोस्त उसका इस तरह का बिहेवियर देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि तुम ठीक तो हो। कि तायो को अचानक से याद आ जाता है कि वो तो ट्रॉमा में था और वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो मित्सुमी उसके सामने होती है और वो उसे कहती है कि नर्स का ऑफिस बंद था इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तायो बातें करना शुरू कर देता है और वो उसे कहता है कि वो उसके लिए बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत कमजोर है और मित्सुमी को बहुत ज्यादा केयर चाहिए। लेकिन मित्सुमी उसके सर के ऊपर हाथ मारती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें इस सब बातों के ऊपर तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा से तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहती थी। कि तायो अचानक से छत के ऊपर देखता तो वहाँ पे बॉम्ब लगा हुआ होता है जो कि ब्लास्ट हो जाता है। किसी को भी इस बॉम्ब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता लेकिन हमारा कपल बिल्कुल ठीक होता है। तायो हर चीज को एक दूसरे के साथ जोड़ना शुरू कर देता है और उसे समझ में आ जाती है कि बॉम्ब किस तरह से लगा के वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो देखता है कि उसकी शर्ट के ऊपर भी बॉम्ब लगा हुआ होता है। उसका टाइम खत्म होने वाला होता है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता मित्सुमी को बचाने के लिए, इसीलिए वो बिल्डिंग से ऊपर से छलांग लगा देता है। लेकिन किचिरो आ जाता है और वो उसे बचा लेता है वक्त पर। किचिरो तायो की तारीफ करता है और वो उसे कहता है कि वो अब सही मायनों में घर का फर्द होने का हकदार है। वो उसे बचा के अंदर ले जाता है और वो लोग बैठे हुए होते हैं, बाकी सब भी वहाँ पे आ जाते हैं और उनके पास वो असल अटैकर भी होता है। वो अटैकर किचिरो से रहम की अपील करता है लेकिन वो उसे उठा के हवा के अंदर फेंकता है और उसके पास उसका बॉम्ब भी होता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एक तबाह हुई जगह के अंदर तायो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और मित्सुमी को भी एक बहुत ताकतवर इंसान ने पकड़ा हुआ होता है और तायो उसे चाहकर भी बचा नहीं पा रहा था कि अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो घर पर है। वो जब बेड से पाँव नीचे उतारता है तो गोलियत के ऊपर उसका पाँव आ जाता है और मित्सुमी नीचे काम कर रही होती है। मित्सुमी उसकी मदद कर रही होती है क्योंकि उसके हाथों के ऊपर काफी ज्यादा चोटें लगी हुई होती हैं। गोलियत मित्सुमी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है लेकिन उसकी तायो के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही होती क्योंकि मित्सुमी उस घर की हेड होती है। तायो इस सब के बाद फ्यूताबा के पास जाता है और वो उसे कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और वो उसकी मदद चाह रहा है इसके अंदर। फ्यूताबा उसे कोई भी कंसर्न नहीं दे रही होती लेकिन वो बहुत ज्यादा अपील करता है उससे। वो उठ जाती है और उसे एक बार हवा का झोंका खिलवाती है और वो उसे बिठा के कहती है कि ये सब इतना आसान नहीं है, इस सब को सीखने में तुम्हें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन तायो बहुत ज्यादा परसिस्टेंट होता है तो
वो उसे कहती है कि अगर तुम इस घर के अंदर एक महीना गुजार लो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी स्ट्रांग होने के लिए। तायो को लगता है कि ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है कि अचानक से जब वो जमीन के अंदर गिर जाता है तो फताबा उसे बताती है कि घर कोई नॉर्मल सा घर नहीं है, इसके अंदर हर जगह पे ट्रैप्स हैं और तुम्हें इनसे बचकर जिंदगी गुजारनी होगी एक महीने के लिए, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और तायो सोचता है कि अब तो उसकी मौत पक्की है। तो अगले दिन लालन तायो को काफी बार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तायो नहीं उठता तो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। तायो भागकर बाहर जाता है और बाहर जाकर भी ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। खाने की मेज के ऊपर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और मित्सुमी उसका ख्याल रख रही होती है। वो खाना खाना शुरू कर देता है कि शियू से बताती है कि इस घर का सारा सिस्टम एक कंप्यूटर कंट्रोल करता है और जिस दिन इस घर के सारे ट्रैप्स को तायो पार कर लेगा तो वो कंप्यूटर उसे इस घर का फर्द मान लेगा और इन ट्रैप्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। वो खाना खा रहा था कि अचानक उसके पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाती है। तो फिताबा से कहती है कि खाना भी पॉइजनस है जो कि उसके लिए एक इम्तिहान है और उसे इसको पास करना होगा। वो भागकर वॉशरूम की तरफ जाता है, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा बंद होता है। उसे भी उसे खोलना होता है लेकिन वो खोल नहीं पा रहा था। मित्सुमी उसकी मदद करने के लिए जाती है, लेकिन फिताबा उसे रोक देती है और शियू उसकी मदद के लिए जाती है। तायो की जिंदगी के अंदर और मजीद बर्बादियां होना शुरू हो जाती हैं। बाकी सब लोग अपनी पावर्स के अंदर बहुत ज्यादा माहिर होते हैं और वो लोग अपनी जिंदगी को बड़े सुकून से गुजार रहे होते हैं। उन लोगों को खाना भी बड़ी आसानी से मिल जाता है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन तायो के पास कोई पावर नहीं होती, इसीलिए उसे हर बार किसी ना किसी धमाके का सामना करना पड़ता है। वो ना सही से खा भी पाता है, ना नहा पाता है और ना वॉशरूम में जा पाता है। अब स्कूल के अंदर भी उसके दोस्तों से पूछते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या, तो वो बता नहीं पाता कि उसने जो अंदर से शर्ट पहनी हुई है वो बहुत ज्यादा भारी है। तायो रात को मित्सुमी के पास आता है, वो सो रही होती है, वो उसके ऊपर ब्लैंकेट देता है और बाहर जाकर अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है निशाने की। कि अचानक से मित्सुमी उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। वो उसे अंदर ले जाती है और उसे चाय देती है। अब वो दोनों साथ में बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। तायो कहता है कि वो उसका हस्बैंड बनने के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन मित्सुमी उसे बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बचपन से वो लोग हमेशा साथ रहे हैं, भले वो लोग बहुत दूर थे, लेकिन जब वो हायर स्कूल के अंदर जाती है तो वहाँ पर लड़के उसको बहुत ज्यादा बुली करते हैं क्योंकि उसके व्हाइट हेयर आ चुके होते हैं। लड़कियां भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो उसे बुली करने की कोशिश करती हैं कि वहाँ पे तायो आ जाता है और वो अपने बाल काटना शुरू कर देता है। तमाम लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं और मित्सुमी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमेशा से तायो ही था वहाँ पर उसकी हिफाजत करने के लिए। तायो को ये सब बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। शियू और शिंजो भी ये बातें सुन रहे होते हैं। अब तायो की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ चुका होता है, वो बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो चुका होता है उस घर के अंदर रहने के लिए। शिंजो भी उसकी मदद कर रहा होता है परफेक्ट होने के लिए कि शियू वहाँ पे आती है और वो उससे कहती है कि उसे अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। कि दूसरी तरफ फिताबा कैंगो के साथ चल रही होती है और उसने काफी ज्यादा बुक्स को उठाया हुआ था क्योंकि ये कैंगो की पनिशमेंट होती है। तायो बहुत अच्छे से ननाओ के साथ प्रैक्टिस कर रहा था पॉइजनस गैस से बचने के लिए। अब तायो अपनी जिंदगी के अंदर और भी बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका होता है। वो हर ट्रैप को बड़ी आसानी से पार करते हुए ब्रेकफास्ट टेबल पे पहुंच जाता है। वो खाना खा रहा होता है कि अचानक से उसके पेट के अंदर फिर से दर्द होती है। वो उठ के वॉशरूम की तरफ भागता है, ननाओ उसकी मदद के लिए जाती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाता और वहाँ पे बेहोश हो जाता है। वो लोग अब उसे उठाकर ननाओ के पास लेके जाते हैं और वो उसे चेक करती है। फिताबा को बताया जाता है कि वो थकावट की वजह से बुखार के अंदर मुब्तला है। तायो को होश आता है तो फिताबा उसे कहती है कि तुम्हें खुद को इतना ज्यादा पुश करने की कोई जरूरत नहीं है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तायो इस बात का इनकार करने की कोशिश करता है कि अचानक से वो उसकी बॉडी के ऊपर से फॉल्स स्किन उतार देती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है कि तुम क्या करते फिर रहे हो, तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। फिताबा को पता होता है कि सारे के सारे उसके बहन भाई उसकी मदद कर रहे होते हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, लेकिन उसकी बॉडी का बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है। वो तायो को एक बुक देती है और वहां से चली जाती है और फिताबा बहुत ज्यादा खुश होती है कि तायो उनको मिला क्योंकि तायो से बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता मित्सुमी की मदद करने के लिए और उसे बचाने के लिए। अब तायो वॉशरूम का दरवाजा खोलने के अंदर भी सक्सेसफुल हो जाता है और सब लोग उसे हवा के अंदर उछालना शुरू कर देते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिताबा और कीचीरो साइड पे खड़े हुए होते हैं। तो फिताबा कीचीरो से कहती है कि तुम्हें अब तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। कि दूसरी तरफ वो सब लोग तायो से कहते हैं कि अब तुम्हारे टास्क और भी ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं और तायो की हवा टाइट हो जाती है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।